हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के एसएससी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चन। ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यदि फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लेना। हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक और डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कंडेंसिंग टेम्परेचर इन ए रेफ्रिजरेटर इज़ द टेम्परेचर। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसिंग टेम्परेचर क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका VCRS है, रेफ्रिजरेटर है, उसके बाद में कंप्रेसर, उसके बाद में कूलर और उसके बाद में एक्सपांडर। तो यहाँ पे आप कूलर में देखोगे ये 2 to 3 होता है। कूलर में क्या होता है, हीट रिमूव होगी। जब हीट रिमूव होगी तो वहाँ पे वो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि मैं इसको TS डायग्राम में देखूँ तो यहाँ पे ये TS डायग्राम 2 to 3 डेज जो जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका 3 डेज है यहाँ पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कंडेंसिंग टेम्परेचर इज द इन ए रेफ्रिजरेटर इज द टेम्परेचर एट विच रेफ्रिजरेंट गैस बिकम लिक्विड। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपकी लाइन है ये सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन है, तो ये जो टेम्परेचर हो जाएगा वो आपका कंडेंसिंग टेम्परेचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एयर विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 80%, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज लेस देन द वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन द वेट बल्ब टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में कौन सा ज़्यादा होगा, कौन कम होगा। तो यदि मैं बात करूँ 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो जो आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है जो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, तो यहाँ पे इधर जो होती है वो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है और जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसकी ये लाइन होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है ये सैचुरेटेड लाइन होती है, जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो 100% होती है। कितनी होती है? 100%। तो यदि मैं बात करूँ 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो ऐसी लाइन आएगी। तो 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? यदि मैं थर्मोमीटर से कोई टेम्परेचर मेज़र करता हूँ नॉर्मल कंडीशन में किसी भी रूम का, तो वहाँ पे वो टेम्परेचर हो जाएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और यदि मैं उसी थर्मामीटर के ऊपर यदि गीला कपड़ा रख के टेम्परेचर मेज़र करता हूँ तो वो आपका आ जाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर। और यदि मैं बात करूँ एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो वेपर है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि जहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यदि मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ तो आपने देखा होगा, यदि आपके पास कोई ग्लास है, ठीक है, ग्लास के अंदर आपने यदि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डाल दिया फ्रिज का, तो इसके ग्लास के बाहर जो एयर होती है वहाँ पे जो वेपर होती है वो कंडेंस होनी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे छोटी छोटी वाटर की बूंदें हो जाती है। वो जो टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी यदि 80% है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, उससे कम होगा वेट बल्ब और सबसे कम होगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन दी वेट बल्ब टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ ए मास ऑफ मोस्ट एयर इन ए एयर टाइट वेसल इज हीटेड टू हायर टेम्परेचर देन। तो आप सभी को पता है, यदि हम किसी भी मोस्ट एयर को हीट करते हैं, ठीक है, एयर टाइट वेसल है, तो यानी कि उसके अंदर यदि हम हीटअप करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर कौन सा इंक्रीज होगा? जनरली हम बात करते हैं टेम्परेचर की, वो होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो अभी मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। अभी हमने साइक्रोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ किया था, ये आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है और नीचे होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी कि इसकी जो वर्टिकल लाइन होती है ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। यदि मैं हीटअप कर रहा हूँ तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज़ होगा। तो पहले आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतनी थी, फिर यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऐसे आ जाएगी। लेकिन यदि आप नोटिस करोगे तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है ये आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन 2 दिए गए हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज, दूसरा दिया गया डिक्रीजेज। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। यदि मैं बात करूँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो आपको पता है ये सैचुरेटेड लाइन होती है, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है? 100% होती है। तो हम इस डायरेक्शन में जाते हैं
तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। तो यानी कि 0.1 से 0.2 की बात करूँ तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ पे डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लिक्विड टू सक्शन हीट एक्सचेंजर इज यूज टू। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हम हीट एक्सचेंजर क्यों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। यहाँ पे आप नॉर्मली देखोगे, ये आपने नॉर्मली डायग्राम देखा होगा, 1 से 2 आपका कंप्रेसर होता है, फिर आपका कंडेंसर होता है, कूलर होता है और इवेपोरेटर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो आपका लिक्विड में बदल जाता है उसके बाद में हम हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं। यानी कि ये जो आपका 3 और 3 डेज जो है इनके बीच में, और 1 और 1 डेज, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो हीट ज़्यादा होती है वो हम क्या करते हैं, हीट इसको दे देते हैं यहाँ पे, यानी कि जो इनलेट कंडीशन है वहाँ पे उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं और इसका हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते हैं। तो हम टेम्परेचर डिक्रीज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हम लिक्विड को सब कूल करते हैं। यानी कि ये जो आपकी कंडीशन है इससे थोड़ा इधर जाएंगे ना तो उसको हम बोलेंगे सब कूलिंग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सब कूल द वेपर रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द इवेपोरेटर। तो सब कूलिंग करने के लिए हम हीट एक्सचेंजर को यूज़ करते हैं। What is the usual quantity of free air taken per person of air condensing system? तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि फ्री एयर टेकन पर पर्सन इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो फ्री एयर हम कितनी देते हैं, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, 1.2 मीटर क्यूब पर मिनट, मीटर क्यूब पर मिनट। यहाँ पे आप ऑप्शन में देखोगे 1.2, 1.2 और 1.2 तीन जगह दिया गया है, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर आवर और मीटर क्यूब पर मिनट। तो आपको ध्यान रखना है 1.2 मीटर क्यूब पर मिनट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है, और वो भी यूनिट के साथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेज एज। तो अभी हमने डिस्कस किया था ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यदि कि हम नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और यदि हम थर्मोमीटर के ऊपर गीला कपड़ा रख के हम मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर वो होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यदि मैं बात करूँ इनके डिफरेंस को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, यदि हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी कि यदि हमारी एयर जो है वो जितनी ज़्यादा ड्राई होगी, यानी उसके अंदर मॉइस्चर उतनी कम प्रेजेंट होगी, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा, और फिर हम वेट बल्ब टेम्परेचर मेजर करेंगे तो उनका डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो डिफरेंस को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, एयर बिकम ड्रायर। यदि हमारी जो एयर है वो पहले से ही ह्यूमिड होगी, यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर अपने आप पहले से ही डिक्रीज हो जाएगा, तो डिफरेंस जो है वो कम आएगा। तो डिफरेंस को इंक्रीज करने के लिए हम एयर को ड्रायर करते हैं। द weight of the water vapor in kilogram contained in 1 meter cube of air vapor mixer at a total pressure is known as। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है weight of water vapor in kilogram। तो यदि मैं बात करूँ किलोग्राम, कंटेन इन ए 1 मीटर क्यूब, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको डेंसिटी। और यदि यहाँ पे बात हो रही है वेपर की तो ये आपकी हो जाएगी वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वेपर डेंसिटी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, dehumidification is the process of removing moisture from air with dry bulb temperature। तो यदि मैं बात करूं साइक्रोमेट्रिक चार्ट की, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था ये जो प्रोसेस होता है, यानी कि इधर ह्यूमिडिफिकेशन होता है और इधर होता है आपका डिह्यूमिडिफिकेशन, ये सेंसिबल हीटिंग और ये सेंसिबल कूलिंग होता है। तो यदि मैं बात करूँ ह्यूमिडिफिकेशन और डिह्यूमिडिफिकेशन, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो वर्टिकल लाइन होती है, तो चाहे डिह्यूमिडिफिकेशन हो चाहे ह्यूमिडिफिकेशन हो, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिमेनिंग कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रे ह्यूमिडिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग मॉइस्चर टू द एयर बाय पासिंग इट थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ह्यूमिडिफाइंग, यानी कि यदि हम एयर के अंदर वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। और वो ह्यूमिडिफिकेशन यदि हम किसी स्प्रे के द्वारा एयर के अंदर वाटर को ऐड करते हैं तो उसको हम बोल देंगे स्प्रे ह्यूमिडिफाइंग। तो ऐसा प्रोसेस हम किसके थ्रू करते हैं, चिलर के थ्रू, एयर कंडीशनिंग प्लांट, या फिर वाशर्स के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं जो वाशर्स होते हैं वो एक ऐसी डिवाइस होती हैं जिससे हम वाटर को एयर के अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ओनली सी। तो ये आपको याद रखना है, वाशर एक ऐसी डिवाइस है
जिससे हम एयर के अंदर वाटर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि इसे हम बोलेंगे स्प्रे ह्यूमिडिफाइंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ड्यू पॉइंट इज। तो मैंने आपको बताया था ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, यानी कि यदि एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो यदि कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो पहला ऑप्शन दिया गया है द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इन सैचुरेटेड एयर विल स्टार्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ वेपर इन सैचुरेटेड कंडीशन। सैचुरेटेड कंडीशन यानी कि मैक्सिमम मास प्रेजेंट, तो ये दोनों का रेशियो होता है, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी दिया गया है वो सही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर टू द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मैक्सिमम मॉइस्चर, यानी कि एयर के अंदर कितनी मॉइस्चर एक्चुअल में प्रेजेंट है और उस एयर की कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो मॉइस्चर को होल्ड कर सके। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रायोजेनिक रेफर्स टू। तो क्रायोजेनिक साइंस आपने नाम सुना होगा या फिर क्रायोजेनिक इंजन आपने सुना होगा। तो क्रायोजेनिक क्या है? क्रायोजेनिक सिंपली ऐसा एक साइंस है जिसमें हम मटेरियल को मिनिमम टेम्परेचर पे उसका बिहेवियर देखते हैं, यानी कि लोअर टेम्परेचर पे। यदि हम बात करें माइनस के अंदर, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस मिनिमम होता है, उससे नीचे यानी कि माइनस के अंदर जैसे -150 -180 से लेके एब्सोलूट 0 टेम्परेचर होता है, वहाँ तक हम मटेरियल को चेक करते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो हम चेक करते हैं क्रायोजेनिक साइंस के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इंजीनियरिंग फील्ड कंसर्न विथ इक्विपमेंट इन द रेंज ऑफ -180 डिग्री सेल्सियस टू द एब्सोलूट 0। ये जो -180 है यहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहती है, यानी कि -150 से लेके एब्सोलूट 0 टेम्परेचर जो होता है, जिसे हम 0 केल्विन कहते हैं, वहाँ तक हम किसी भी मटेरियल का बिहेवियर चेक करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रायोजेनिक साइंस। आजकल क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं वो यदि लिक्विड नाइट्रोजन पे वर्क करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो वो आपने नाम सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ए हर्मेटिकली सील्ड यूनिट इम्प्लाइज। देखिए, कंप्रेसर और जो मोटर होती हैं, यदि उन दोनों को हम परमानेंटली सील्ड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हर्मेटिकली सील्ड। और यदि हम उसको, देखिए, 3 टाइप से हम उसको सील करते हैं। एक तो ओपन कंप्रेसर कह सकते हैं, दूसरा होता है सेमी हर्मेटिकली सील्ड और तीसरा होता है हर्मेटिकली सील्ड। ओपन कंप्रेसर में यानी कि कंप्रेसर और जो मोटर होती हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं। इनमें क्या होता है, कंप्रेसर के अंदर जो लिक्विड होता है उसके लीकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यदि हम उसके मेंटेनेंस की बात करें तो यदि कंप्रेसर और मोटर दोनों अलग अलग हैं तो उनका मेंटेनेंस ईजी हो जाता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज है और दूसरा फ़ायदा है। यदि मैं बात करूँ सेमी हर्मेटिकली सील्ड, तो सेमी हर्मेटिकली सील में कंप्रेसर और मोटर दोनों क्लोज तो होते हैं लेकिन वो वेल्डेड नहीं होते हैं, यानी कि दोनों को एक साथ वेल्डिंग नहीं कर दिया जाता परमानेंट। तो वहाँ पे दोनों का फ़ायदा मिल जाता है, यानी कि वहाँ पे लीकेज लॉसेस भी कम होते हैं और उसकी मेंटेनेंस भी इजी हो जाता है। और हर्मेटिकली सील्ड जो होते हैं, यदि हम उन दोनों को परमानेंट सील कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हर्मेटिकली सील्ड। तो वहाँ पे यदि मेंटेनेंस की बात आती है तो मेंटेनेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कंप्रेसर एंड मोटर आर सील्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए हर्मेटिकली सील्ड यूनिट इम्प्लाइज कंप्रेसर एंड मोटर आर सील्ड। The saturation temperature of steam with increase in the pressure increase in linear form rapidly first and then slowly first and then rapidly। यदि मैं बात करूँ इसके ग्राफ की, यानी कि आपके टेम्परेचर की और प्रेशर की, तो टेम्परेचर और प्रेशर की बात करूँ तो ये आपका देखिए ऐसे होता है, यानी कि पहले तो टेम्परेचर आपका रैपिडली इंक्रीज होता है, उसके बाद में स्लोली इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, रैपिडली फर्स्ट एंड देन स्लोली। यदि मैं बात करूँ टेम्परेचर की, फिलिंग और डेकिंग इन ए कूलिंग टॉवर इंक्रीजेज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय प्रोवाइडिंग। तो फिलिंग और डेकिंग होती क्या है? यदि आपके जो कूलिंग टावर होता है उसके अंदर मैं सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दूं, उसको हम बोलते हैं फिलिंग और डेकिंग। यदि मैं सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दूंगा तो एयर और वाटर का जो कांटेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपका जो
हीट ट्रांसफ़र है वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे फिलिंग और डेकिंग इन द कूलिंग टावर इंक्रीजेज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय प्रोवाइडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वेटेड सरफेस। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब है फिलिंग और डेकिंग क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, उसी को हम फिलिंग और डेकिंग कहते हैं, जिससे जो आपका हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाता है। वाटर बाय इवोपोरेटिंग कूलिंग कैन बी थ्योरेटिकली बी कूल डाउन टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एयर वेट बल्ब टेम्परेचर या फिर एयर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर को यदि हम इवेपोरेटिंग कूलिंग के द्वारा कूल करते हैं तो वेट बल्ब टेम्परेचर तक कूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर तक कूल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया था वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है, यदि मैं थर्मामीटर के ऊपर गीला कपड़ा रख के उससे मेज़र करता हूँ तो उसे हम बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। तो यदि वाटर प्रेजेंट है तो वहाँ पे टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर तक ही जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज ऑलवेज एन इंडिकेशन ऑफ। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मैंने आपको बताया था कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो रिप्रेजेंट करता है कि यदि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वहाँ पे कंडेंसेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जनरली क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। यदि मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो कंडेंसेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इन ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज या फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इंक्रीज होगा। तो अभी मैंने आपको डायग्राम बताया था साइक्रोमेट्रिक चार्ट का। तो ये आपका साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है, इधर आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इधर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। तो ये आपका हो गया ह्यूमिडिफिकेशन। नीचे जाते हैं तो डीह्यूमिडिफिकेशन। तो यदि मैं ह्यूमिडिफिकेशन और डीह्यूमिडिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, किस में, ह्यूमिडिफिकेशन में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि बात होती डीह्यूमिडिफिकेशन की तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाती। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑपरेट बिटवीन कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस एंड इवेपोरेटर टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस। द कार्नोट कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ साइकिल विल बी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, सीओपी आप इजीली निकाल सकते हैं। सीओपी क्या होता है, सीओपी यदि मैं बात करूँ रेफ्रिजरेटर की तो टी लोवेस्ट अपॉन टी हाइएस्ट माइनस टी लोवेस्ट, ये आपकी कार्नोट सीओपी होती हैं, जो कि सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। तो -27 का मतलब है यदि मैं उसमें 273 ऐड कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा 250। और यदि मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस जो है चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, डिफरेंस तो सेम ही होता है। तो 27 और -23 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 50। तो 50 को मैं डिवाइड करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। The door of running refrigerator inside a room was left open. Which of the following statement is correct? यानी कि यदि आप रेफ्रिजरेटर चल रहा है लेकिन डोर ओपन हो गए हैं तो वहाँ पे क्या होगा, द रूम विल बी कूल्ड टू द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, द रूम विल बी कूल्ड स्लाइटली, द रूम विल बी ग्रेजुअली वार्म्ड अप। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है, यदि रेफ्रिजरेटर चल रहा है और उसका गेट खुला हुआ है तो जितनी भी हीट है वो रूम के अंदर चली जाएगी, आपका रेफ्रिजरेटर कूल नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर भी चल रहा है, इसका मतलब वहाँ पे मोटर चल रही है, वो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर रही है, तो हीट को क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। और रेफ्रिजरेटर आपके रूम में लगा हुआ है, इसका मतलब वो हीट जो है वो रिजेक्ट आपके रूम में करेगी, जिससे रूम का टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, इफ द COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 4 देन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वुड बी। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था जो आपको हमेशा याद रखना है, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के COP कितनी देर की है, 4, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी कि मैं यदि बात करूँ एफिशिएंसी की तो ये आपका आ जाएगा 1/5। तो 1/5 कितना होता है, 0.2। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए कार्नोट हीट इंजन वर्क्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट 277 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस, इट्स COP विल बी। तो यहाँ पे आपको COP बताना है। तो
इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, COP ऑफ, यहाँ पे देखिए कार्नोट हीट इंजन लिख रखा है, यानी कि हीट पंप हो जाएगा। तो हीट पंप में हम T हाईएस्ट ऊपर लेते हैं अपॉन T हाईएस्ट माइनस T लोवेस्ट। तो T हाईएस्ट कितना है 277 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं इसमें 273 ऐड करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 550 केल्विन, और यदि दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो ये आपका आ जाएगा 250। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाती है वैल्यू 2.2, यानी ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल द रेफ्रिजरेंट यूज इज। तो यदि मैं बात करूँ अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल की, तो अमोनिया जो होता है वो आपका रेफ्रिजरेशन होता है, यानी कि रेफ्रिजरेंट होता है, और वाटर जो होता है वो एब्जॉर्बेंट के रूप में यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं वाटर को रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ ले लूँगा तो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है वाटर आपका सॉलिड हो जाता है, यानी कि आइस हो जाता है, जिसके बाद में हम रेफ्रिजरेंट को 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए अमोनिया को हम रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करेंगे और वाटर को एब्जॉर्बेंट की तरह। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।